जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। पाशा के लिए यह हमला कतई गैर मुतवक्का था। गो की रद्द अमल के तौर पर उसने चेहरा फौरन पीछे किया था। इसके बावजूद कॉफी उसके रखसार को झुलसा गई थी। जल्दी जल्दी हाले ने उसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बाहर भागती गईं। कॉफी गर्म थी और उसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बिलबिलाकर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गाहक और वेटर्स उसकी जानिब लपके थे। ये वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़कर देखती थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से इसमें चलते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें उस पे कॉफी उलटने की क्या जरूरत थी? हाले झुंझुलाई। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ो और बाहर निकलो। वो मजीद बहस किए बिना हाथ से हाले को सख्त खींचती बर्गर किंग का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आई और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहां मौजूद लड़का कदरे बौखला गया। क्या हुआ? जहां नहीं है इधर। वो समझा वो दोबारा जहां के लिए आई हैं। ठीक है, हया ने फूले तनफ्फुस के दौरान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाजा है जो पिछली गली में खुलता है? किचन में नहीं, मगर पेनेट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आए। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं, सो बिना कोई मजीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेंट्री में ले आया। पेंट्री मुस्ततिल सी थी और इसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीजर रखे थे। कुछ दूसरा काठ कबाड़ भी था। वो रहा दरवाजा। उसने एक दरवाजे की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नजर उन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेनेट्री से किचन में खुलने वाला दरवाजा बंद किया और कदरे तजब्जुब से पिछली गली के दरवाजे को देखा। अभी बाहर निकलने का फायदा, गुरसल तो 1:30 बजे आएगी। तब तक यहीं बैठते हैं। वो एक कोनों से 2 प्लास्टिक की कुर्सियां उठा लाई और कमरे के वस्त में फर्श पर आमने सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तकलाल जदेसी में अक्सर ऐसे ड्रंक लोगों से टकराव हो जाता है जो अजीब हरकतें करते हैं। तब ही मैंने कॉफी उल्टी ताकि वो फौरन हमारे पीछे ना आ सके। वो कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई थी। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर आता था। उसने रोशनदान की शीशे की स्लाइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाजें आने लगीं। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट की दोनों जानिब ऐसी ही गलियां थीं जो जरा तंग और छोटी मगर दोनों अतराफ से इमारतों से घिरी थीं। अब तुम मुझे बता, ये मंगनी का क्या किस्सा है? जरा सुकून का सांस मिला तो हाले की अधूरी बात याद आ गई। वो पुरजोर सी कुर्सी पे आगे होकर बैठी। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर कबल महसूस कर रही थी वो पेनेट्री की फिजा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पे आ बैठी और गुरसल शटल आने तक वो सारा किस्सा सुना चुकी थी। बस में भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती रहीं। अगर वो जानता था तो उसने पहले इजहार क्यों नहीं किया? अब कर दिया, यही बात है। वो बहुत प्रैक्टिकल और कमगो आदमी है। इससे वाबस्ता तवक्कात मैंने अब कम कर दी हैं, इसने शाने उचका कर कहा था। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गईं। टाली और चेरी भी साथ थी। साथ तक सो चुकी थीं जबकि इससे पहले तो अपनी मेज की दराज में से डबिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने जीपीएस ट्रेसर डाल दिया था। वो दराज में ही रखी थी जहां वो छोड़कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है उसकी किसी और शे में भी ट्रेसर हो या फिर वो महज इत्तेफाक हो, लेकिन उसके इत्तेफाकात तो कम ही होते थे, इतना तो उसे यकीन था। जो भी है, वो हर शे को जहन में झटक कर अपना पजल बुक्स निकालकर दबे कदमों से बाहर आने के लिए बालकनी की बत्ती उसे देख के ही जल उठी। वो वहीं पहले जीने पे बैठ गई और पजल बुक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहेलियां एक चौकोर की सूरत में बक्स के चारों इतराफ पे लिखी थीं। चौकोर स्क्वायर, टक्सम स्क्वायर। धड़कते दिल और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइड ऊपर नीचे करने लगी। टक्सम का आखिरी हर्फ एम जैसे ही जगह पे आया, क्लिक के आवाज के साथ बक्स की दराज स्प्रिंग की तरफ बाहर निकले। वो बिना पलक झपके बेयकीनी से बक्स के अंदर देख रही थी। उसने मेजर अहमद का पजल हल कर लिया था। वो बक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफेद मुस्ततिल कागज रखा था। वो कागज पूरी दराज पे फिट आ रहा था। उसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज बाहर निकाला। बालकनी की मध्यम रोशनी में वो कागज पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 फुल स्टॉप्स अंडर द की। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। उसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज के ऊपरी हिस्से पे लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल? उस कागज के टुकड़े के लिए उसने इतनी मेहनत की। कागज के चारों कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिंदसा भी लिखा था। उसने कागज पलटा। उसकी पुश्त पे बिल्कुल वस्त में एक बारकोड छुपा था।
मोटी पतली 1 इंच की लकीरें और उनके नीचे एक सीरियल नंबर, शैम्पूज, लोशन और अनगिनत दूसरे अशिया के लिफाफों और डब्बों के कोनों में अक्सर ऐसे ही बारकोड छपे होते थे। इस बारकोड का क्या वो करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दराज की जमीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वजह की चाबी चिपकी थी। उसने 2 अंगुलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गूंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी उखड़कर हया के हाथ में आ गई। हया ने देखा चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी पे 2 मोटे नुक्ते लगे थे और उनके दरमियान लिखा था अमेंट। फिर कोई पजल, फिर पहेलियां, चाबी तले 2 फुल स्टॉप्स। वो दोनों नुक्ते उसे मिल गए, मगर अब वो क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पे दे मार सकती। ये चाबी किस शे की थी? किसी कमरे, किसी गाड़ी, किसी घर की? अगर पहाड़ खोदने से ये मरा हुआ चूहा ही निकलना था तो बेहतर था वो उसे तोड़कर ही निकाल लेती। अच्छा मजाक था। उसने खफगी से दराज बंद की तो वो की और फिर बाहर निकल आई। उसने दोबारा दराज को अंदर धकेला और उसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का से हरफी लफ्ज बिगड़ गया। बॉक्स फिर से लॉक हो गया। उसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापस बिस्तर पर लेटते हुए वो बेहद खड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, उससे कोई और, उससे कोई और। क्या वो सारी जिंदगी मुकफ्फल ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचे झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतमईन मुस्कुराहट खुद ब खुद उनके लबों पर बिखरी थी। बहुत अच्छा किया उसने कॉफी उलट कर, वो इसी काबिल था। हकीकत में अपने रूबरू पाशा को देखते हुए उसे तस्वीर से बेहतर लगा था। उसका कद काफी ऊंचा था, 6 फुट से भी ऊपर, और लिबास भी मुनासिब था। आंखों पे बगैर फ्रेम की ग्लासेस लगाए वो जरा जरा सी बढ़ी सी हो। वो रूबरू देखने में बस ऐसा था कि मुकाबिल उसकी इज्जत करे, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो उससे कभी नहीं लगा था, ना ही उसकी शख्सियत में कोई सहर था जिसके बारे में बहारे बातें करती थी। वो देखने में बस एक दरमियानी दर्जे का आदमी लगता था, या शायद इस्तकलाल स्ट्रीट में चहलकदमी के लिए उसने खुद को एक आम आदमी की तरह ड्रेस अप करके कीमोफ्लाज कर रखा था। शायद यही बात हो। वो इन्हीं सोचों में घिरी, कब नींद के समंदर में डूब गई उसे इल्म ही न हो सका। उसने चाबी की होल में घुमाई और फिर अलमारी का पिट खोला। सामने वाले खानों में चंद कागजात के ऊपर उसने जली हुई अतराफ वाला पजल बुक्स रखा था। अब वो वहां नहीं था। उसके जहन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियां मिलाई। अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आया था। बहारे गुल सीढ़ियों के धाने पे खड़े होकर उसने आवाज दी। बहारे काफी दिनों से उसकी आवाज के मुंतजिर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफियत में अलमारी खोलने का मौका शायद आज मिला था। इसलिए अब आवाज सुनकर वो, जो टीवी के सामने बैठी थी, ताबेदारी से उठी और सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल के धाने पे पहुंचकर उसने झुका सर उठाया। वो उसके सामने खड़ा था। वो अभी होटल से आया था। सो टाई की नोट ढीली किए, कोट के बगैर था। उसे मुतवज्जा पाकर अब्दुर्रहमान ने सवाल उबरू उठाई, क्या बहारे गुल मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो पजल बुक्स कहाँ हैं? मैं पसंद करूंगी। बहारे ने सादगी से इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने वो हया को वापिस कर दिया। वो चंद लम्हे कुछ के ही नहीं सका। उसका चेहरा बेतासुर था, मगर बहारे जानती थी कि उसे धचका लगा है। किसकी इजाजत से? वो तुम्हारी चीज नहीं थी अब्दुर्रहमान, जिसकी थी मैंने उसे दे दी। वो चंद सानिया उसे देखता रहा, फिर उसके सामने एक पंजे के बिल फर्श पे बैठा और सीधा बहारे की आंखों में देखा। क्या तुमने मुझसे राजदारी का वादा नहीं किया था? मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग गईं। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है बहारे, ये दुनिया उसी की होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती, ये आयशे गुल कहती है। वो जख्मी अंदाज में मुस्कुराया। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम वाकई जजीरे पे किसी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। वो नहीं, एक और वादा भी था हमारे दरमियान, हमारा लिटिल स्क्रेच। बहारे के कंधों पे एकदम बहुत भारी बोझ सा आ गिरा। उसने उदासी से अब्दुर्रहमान को देखा, जो मुंतजिर सा उसे ही देख रहा था। बहुत पहले अब्दुर्रहमान ने उससे अहद लिया था कि अगर वो मर गया तो वो उसे जनाजा भी देगी और उसकी मैयत को ऑन भी करेगी। तुम सच बोलने वाली बहारे गुल पे एतबार कर सकते हो। पूरा अदालार, बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ेगा, मगर बहारे गुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो। तुम कहो कौन अब्दुर्रहमान, कहाँ का अब्दुर्रहमान? तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे दुख होता है। और इस बारे में भी आयशे गुल को कोई कहावत जरूर होगी। वो जरा सा मुस्कुराया। उसको छोड़ो, वो तो बहुत कुछ कहती रहती है, मैं दूसरे कान से निकाल देती हूँ। उसने नाक पे से मक्खी उड़ाकर गोया अब्दुर्रहमान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया।
وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی؟ لہجہ بھر کو رک کر بہار ذرا تشویش سے بولی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھ لیا، قریب عائشہ کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہار نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پازل بکس پہ جو پہلی کدھی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس بکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے بکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک ہی سی لکھی تھی۔ تب ہی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلے کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں